फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 21। तो अपनी जो यूनिट थी यूनिट नंबर 5 वो तो कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट यूनिट कौन सी अपनी? नेक्स्ट है अपनी सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि हमने हमारी यूनिट नंबर 3 में देखा था वाटर क्वालिटी पैरामीटर, सेम वही चीज़ है। वहाँ पर हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? सीवेज के बारे में। ठीक है, और दोनों के जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो भी दोनों सिमिलर हैं, तो इसलिए मैं उनको दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा। जो हमने पढ़े थे वाटर के, सेम चीज़ किसकी है? सीवेज की। जैसे हम वाटर की टेस्टिंग करते थे ऐसे ही हम किसकी करेंगे? सीवेज की। जैसे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर देखे थे हमने कौन कौन से? टर्बिडिटी देखा था, कलर देखा था, ठीक है, टेस्ट एंड अडर देखा था हमने। तो वो उन टेस्ट को हम जैसे करते हैं सेम वही उसी प्रकार से हम सीवेज के लिए भी उन्हीं टेस्ट को करेंगे। तो अगर आपसे पूछता है ना कि भाई सीवेज की टर्बिडिटी को कैसे ज्ञात करते हैं, तो वही नेफ्रोमीटर्स और वो जो भी कुछ अपन ने पढ़ा था जैक्सन टर्बिडीमीटर, उनकी सहायता से करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों के जो मेथड्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, इसलिए मैं उनको दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ डिफरेंट है उसको अपन सीरियल वाइज पढ़ेंगे। क्लियर है क्या नहीं भाई? कैसे देखेंगे सीवेज की पीएच को? जैसे वहां पर देखते थे ऐसे यहां पर देखेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे आप जितने भी अपने और सॉलिड्स की बात करें, सस्पेंडेड सॉलिड को कैसे ग्रेविमेट्रिक टेक्निक के द्वारा वहां पर जैसे करते थे ऐसे यहां पर करेंगे। सारी चीज सिमिलर है, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। सीवेज बोले वाटर बोले दोनों के टेस्ट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब अपन फर्दर बात करते हैं कि भाई जो अपने सीवेज क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और कौन कौन से होते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं टोटल सॉलिड्स के बारे में। तो ये लिखा है सीवेज में निम्न पैरामीटर मौजूद होते हैं। टोटल सॉलिड्स वो तो होते ही थे, उसके अलावा कौन कौन से? टोटल सॉलिड्स। तो टोटल सॉलिड यहाँ पर थोड़ा सा बाइफर्केशन ज्यादा कर दिया गया है इन कंपेरिजन टू वाटर। कौन कौन से? एक तो डिवाइड किया गया सॉलिड को किसके आधार पर? कि जो पार्टिकल है उसके साइज के आधार पर, कि कौन से तो सस्पेंडेड होंगे, कौन से कॉलॉइडल होंगे। ठीक है, ये अपने फाइन कौन से अपने डिसॉल्व होंगे। भाई अगर पार्टिकल का जो साइज है ना वो 1 माइक्रोन, ये क्या लिख रहा है भाई? माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6 मीटर। अगर पार्टिकल का साइज 10 की पावर -6 मीटर से क्या है? ज्यादा है, तो पार्टिकल का साइज बड़ा है। ये आपको दिख रहा है भाई, थोड़े से बड़े पार्टिकल है ये। और ये कौन से पार्टिकल जिनका साइज 10 की पावर -3 से तो बड़ा है लेकिन 1 माइक्रोन से छोटा है। क्लियर है क्या नहीं? और ये कौन से? जिनका साइज 10 की पावर -3 से भी छोटा है। तो तीन कैटेगरी हो गई। एक तो जिनका साइज 1 माइक्रोन से ज्यादा है, एक क्या है 10 की पावर -3 और एक के बीच में है, एक क्या है 10 की पावर -3 से भी छोटा। मतलब ये बड़े पार्टिकल, ये उससे छोटे, ये उससे भी छोटे। तो ये तीन तरह की कैटेगरी हो गई। अब इसमें से जो ऊपर वाले पार्टिकल है ना हमारे, ये वाले पार्टिकल, ये तो हमारे क्या कहलाएंगे? ये वाले जो अपने पार्टिकल्स हैं इनको तो बोलेंगे सस्पेंडेड सॉलिड। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल अपन को लिक्विड के अंदर सस्पेंशन में, फ्लोटिंग फॉर्म में बहते हुए अपन को दिखेंगे, नीचे बैठेंगे नहीं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये कौन से कहलाएंगे? हमारे कॉलॉइडल। कॉलॉइडल कौन से होते हैं? ये सस्पेंडेड और डिसॉल्व के बीच का सीन रहता है अपना कॉलॉइडल। जैसे आपने देखा होगा अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक डालते हो ग्लास में तो आपने सरफेस पर देखा होगा यूं उछल कूद होती रहती पार्टिकल्स की। वो जो पार्टिकल्स हैं उसको अपन बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। वो जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? कॉलॉइडल पार्टिकल। तो कॉलॉइडल पार्टिकल बहुत ही महीन सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जिन पर चार्ज होता है, उस चार्ज के कारण वो उछल कूद करते हैं, तो वो भी नहीं बैठते हैं नीचे। ठीक है, तो एक तो हो गया अपना कौन सा? सस्पेंडेड, दूसरा कॉलॉइडल, तीसरा कौन सा? डिसॉल्व। उनसे भी अगर छोटे पार्टिकल है कॉलॉइडल से भी छोटे, वो अपन को दिखेंगे नहीं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें? लिक्विड के अंदर ही। उनका साइज क्या होगा? 10 की पावर -3 से भी कम होगा। मतलब 10 की पावर -3 माइक्रोन, तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 मीटर। इतना छोटा साइज रहता है उन पार्टिकल्स का। क्लियर है कि नहीं? तो अपने ये एक कैटेगरी तो ये हो गई सस्पेंडेड, कॉलॉइडल और डिसॉल्व। और अपनी दो कैटेगरीज के आधार पर है कि अपना फिल्ट्रेबल है या नॉन फिल्ट्रेबल। मतलब अपन एक 10 माइक्रोन की सीप लगा देते छलनी, उसका साइज क्या है? 10 माइक्रोन। तो 10 माइक्रोन की हमने छलनी लगा दी, उस पर से सीवेज को डाला, तो छलनी के ऊपर जो रुक गए उनका साइज 10 की पावर 10 माइक्रोन से क्या है? ज्यादा होगा, तभी तो रुक गए वो। और जिनका साइज 10 माइक्रोन था या उससे कम था वो पार्टिकल नीचे चले जाएंगे। तो जो छलनी है वो सीवेज को फिल्टर ही तो कर रहे हैं अपन। तो जो पार्टिकल उसमें से नीचे आ चुके उनको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेबल। वो फिल्टर हो चुके हैं, फिल्ट्रेबल हैं, फिल्टर योग्य हैं। और जो रुक चुके हैं उनको बोलेंगे नॉन फिल्ट्रेबल। भाई ये फिल्टर नहीं हुए, इनको बोलेंगे नॉन फिल्ट्रेबल। तो ये मैंने इसी पर बना दिया है। ये है अपनी 10 माइक्रोन की सीव है अपनी, सॉरी 10 माइक्रोन की सीव पर अपन क्या करेंगे? इन पार्टिकल्स को डालेंगे 10 माइक्रोन सीप पर।
तो ये जो रुका हुआ पार्टिकल है वो तो है नॉन फिल्ट्रेबल, और जो नीचे निकल चुका है उसको बोलेंगे फिल्ट्रेबल। तो कुछ उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया है अपना अलग से टोटल सॉलिड्स का, कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिए, इनके बारे में लिखा हुआ है वन बाय वन। देखो भाई फिल्ट्रेबल सॉलिड कौन सा होता है, 1 माइक्रोन की सीव से गुजरे सॉलिड्स फिल्ट्रेबल सॉलिड कहलाते हैं। 1 माइक्रोन की सीव से, सॉरी इट वाज ओके, ठीक है। और दूसरा कौन सा है अपना नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड, ये कौन से होते हैं, नॉन फिल्ट्रेबल वो होते हैं जिनका साइज 1 माइक्रोन से सीव पर रुके हुए सॉलिड नॉन फिल्ट्रेबल, जो इस सीव के ऊपर रुकेंगे उनको बोलेंगे नॉन फिल्ट्रेबल, मतलब जो पास नहीं हुए, वही लिखा है 1 माइक्रोन की सीव पर रुके हुए सॉलिड्स नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड कहलाते हैं, इनका साइज 1 माइक्रोन से अधिक होता है। और भी कैटेगरी कौन सी है, सेटलेबल, नॉन सेटलेबल, जो सेटल होने योग्य है, जो फिल्टर होने योग्य है फिल्ट्रेबल, जो सेटल होने योग्य है सेटलेबल, जो नहीं है सेटल होने योग्य उसको नॉन सेटलेबल बोलेंगे। ये सेटलेबिलिटी को अपन कैसे देखते हैं, 10 माइक्रोन सीव के आधार पे। तो सेटलेबिलिटी को अपन देखेंगे 10 माइक्रोन के आधार पे, और फिल्ट्रेबिलिटी को किसके आधार पे देखेंगे, 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन पर रुका हुआ तो है नॉन फिल्ट्रेबल, निकला हुआ फिल्ट्रेबल। 10 माइक्रोन पार्टिकल साइज की अगर बात करते हैं, तो अगर 10 माइक्रोन के पार्टिकल साइज जो है उनसे ज़्यादा साइज है तब तो वो नीचे बैठ जाएगा और अदरवाइज नहीं बैठेगा। उसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे सेटलेबल सॉलिड को, एक इमॉफ कोन होता है ऐसा, जैसा कोन होता है यूँ, ऐसा कोन होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है 50 ml होता है, उसमें हम सीवेज सैंपल को डाल देते हैं। सीवेज सैंपल को डालने के बाद में उसमें जो पार्टिकल्स नीचे बैठ रहे हैं उस सीवेज सैंपल को अपन 2 घंटे तक रखते हैं उसके अंदर, इमॉफ कॉन के अंदर। उस कॉन को बोलते हैं इमॉफ कॉन, आगे इमॉफ टैंक भी होगा, वो बड़ा साइज होगा। तो कॉन में हमने डाल दिया, इसका 50 ml तो साइज है, उसमें आपने सीवेज सैंपल को डाल दिया। सीवेज सैंपल डालने के बाद में आपने 2 घंटे तक इंतजार किया, तो जितने पार्टिकल नीचे बैठ गए उनको तो बोलेंगे सेटलेबल, जो नहीं बैठे उनको बोलेंगे नॉन सेटलेबल। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से अपन ज्ञात करते हैं इमॉफ कोन में। तो आपसे पूछे इमॉफ कोन में क्या ज्ञात करते हैं, सेटलेबल सॉलिड्स। कितने घंटे तक रोकते हैं, 2 घंटे तक। क्लियर है कि नहीं। और जो अपना सीवेज होता है ना, उसमें 99.9%, तो क्या 99.90% तो क्या रहता है उसमें, वाटर रहता है, लिक्विड रहता है, और 0.1% क्या रहता है उसके अंदर, सॉलिड। ये उसकी मात्रा रहती है लगभग, तो बहुत कम होते हैं सॉलिड की मात्रा। नॉन सेटलेबल कौन सा होगा, इनका साइज 10 माइक्रोन से कम होता है और ये टैंक में इजीली सेटल नहीं हो पाते। नोट में चीज़ें लिख दी है मैंने। सेटलेबल सॉलिड का मेजरमेंट इमॉफ कॉन में किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। किस में करेंगे अपन, इमॉफ कॉन में करेंगे, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 50 ml होती है। वह इसमें सीवेज को 2 घंटे के लिए रखते हैं। इन 2 घंटों में सेटल हुए सॉलिड सेटलेबल सॉलिड कहलाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीवेज में लगभग कितना पानी होता है, 99.90%, और सॉलिड कितने होते हैं, 0.1%, ठीक है ना, 0.10% या 0.1% बोलो आप, एक ही बात है। तो ये अपने कुछ बातें थी किस चीज़ से रिलेटेड, टोटल सॉलिड से रिलेटेड। और टोटल सॉलिड अपना कौन सा पार्ट था, ये अपने सीवेज की कैरेक्टरिस्टिक का ही एक पार्ट था। और जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो क्या आता है अपना बी, वो आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, या इसको अपन डाइक्रोमेट डिमांड भी कहते हैं। तो ये भी देखते हैं अपन क्या होता है। तो इसको अपन तसल्ली समझते हैं भाई। देखो क्या होता है, जो हमारा सीवेज है, पानी के अंदर तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम था, लेकिन सीवेज में तो ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। और जब ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी सीवेज के अंदर, तो क्या होगा, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपने उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि जो 2 प्रकार का डिकम्पोजिशन होता है ना, एक तो होता है हमारा कौन सा, एरोबिक, दूसरा अनएरोबिक। एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंस में, एयर की एब्सेंस में। एयर की प्रेजेंस वाला 3 गुना तेज होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं उस सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, अगर मैं उस सीवेज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दूं ना, तो ऑक्सीजन देते ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जल्दी जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड होने लगेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, उसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा, वो खत्म होने लगेगा। क्लियर है कि नहीं। या कहा जाए वो डिग्रेड होने लगेगा, या कहा जाए वो डिकम्पोज होने लगेगा। एक ही बात है, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन, तीनों का मतलब एक ही है। तो आपने क्या प्रोवाइड करा दिया, ऑक्सीजन, और उसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर खत्म होने लगा। अपना काम ही ये है। तो मैं ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर ना बोल करके ऑक्सीजन के रूप में दर्शा सकता हूं कि नहीं। कैसे, मान लो 1 किलो ऑर्गेनिक मैटर था, 2 किलो मेरी ऑक्सीजन लग गई, तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कितना है, 2 किलोग्राम ऑक्सीजन डिमांड के बराबर, ऐसा बोल सकता हूं मैं।
कैसे समझेंगे? ये 1 किलो 2 किलो समझ में आ गया। अब मान लो कहीं पर ऑक्सीजन जो लग रही है, मुझे ऑर्गेनिक मैटर का नहीं पता कितना है उसके अंदर, लेकिन उस सीवेज सैंपल में जो ऑक्सीजन लग रही है वो लग रही है मान लो 4 किलोग्राम, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है? 2 किलोग्राम। तो एक कोरिलेशन हो गया किसके बीच में? ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर को ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है कि कितना है, कौन सा है, नहीं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, कितनी खत्म हो रही है, उसको ज्ञात करना इजी है कि अपन डीओ निकाल लेंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन, विंकलर मेथड के द्वारा। तो अपन ने डाली थी 100 मिलीग्राम पर लीटर, अब देखेंगे आधे घंटे बाद तो बची है इतनी, तो किसने खा ली भाई ऑक्सीजन? ऑर्गेनिक मैटर ने खा ली। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर की रूप में ना बोल करके अपन ऑक्सीजन डिमांड के रूप में बोलते हैं। वो अपने लिए इजी पैरामीटर होता है इसलिए। अब भैया देखो बात आती है, मैंने अभी तक आपको सीओडी के बारे में नहीं बताया, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक मैटर को हमको दर्शाना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा ऑक्सीजन डिमांड है वो 2 प्रकार, अब अपन ऑक्सीजन जो है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब अपन ऑक्सीजन 2 प्रकार से दे सकते हैं। एक तो हम दे सकते हैं किसके रूप में? कोई केमिकल डाल दिया तो ऑक्सीजन मिल जाए उसको, मतलब केमिकल के अंदर ऑक्सीजन होती कि नहीं, जैसे H2SO4, तो उसमें O4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपने H2SO4 डाला, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मिल गई। K2Cr2O7, ये आपने डाला पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसको ऑक्सीजन मिल गई। क्लियर है कि नहीं? तो केमिकल डाल करके भी अपन ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अपन क्या करें, डायरेक्टली नेचुरली अपन ऑक्सीजन को डाल देते हैं, नेचुरली ऑक्सीजन को डाल देते हैं, तो फिर केमिकल रिएक्शंस होंगी अंदर और अपना ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा। तो अब अगर आप केमिकल डाल करके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस प्रकार से जो डिमांड कैलकुलेट आती है ना, कैलकुलेट होकर के आती है, उस डिमांड को अपन क्या बोलेंगे? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, या इसको अपन डाइक्रोमेट डिमांड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि केमिकल कौन सा डालते हैं? मोस्टली पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, इसलिए अपन इसको डाइक्रोमेट डिमांड भी कहते हैं। तो भैया COD क्या है? कि जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसको खत्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हम कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं? केमिकल डाल करके, इसलिए अपन इस डिमांड को क्या बोलते हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक होती है BOD। अभी जो COD जो होती है, ये क्या करता है? केमिकल आपने डाला है। अब ऑर्गेनिक मैटर तो हमारा 2 प्रकार का होता है, हमको मालूम है। ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन सा होता है? एक तो होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी। तो एक तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाए, जो अपने आप नेचर के द्वारा ही खत्म हो जाए। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मैं ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहा हूँ, मतलब जिस मैटर में कार्बन है। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा नेचर के अंदर ही, प्रकृति में। एक क्या है, वो खत्म नहीं होगा अपने आप, खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ आपको केमिकल वेमिकल डालने पड़ेंगे, तब जाके खत्म होगा, जैसे फिनॉल। तो वही बात कर रहा हूँ मैं कि अगर सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक दोनों प्रकार का होगा, बायोडिग्रेडेबल भी होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होगा। और आप क्या डाल रहे हो उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए? केमिकल को डाल रहे हो। तो वो जो केमिकल है वो बायोडिग्रेडेबल को तो खत्म कर ही रहा है, साथ में नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को भी खत्म कर देगा। ठीक है, ये थी अपनी COD। अब दूसरी आती है BOD। अब BOD की एक तो फुल फॉर्म ही पूछते हैं सबसे ज्यादा, और वो मोस्टली लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि BOD आते ही लिख देंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बिल्कुल गलत। ऑप्शन मिलेंगे अपन को बायोलॉजिकल, सेकंड बैक्टीरियोलॉजिकल, तीसरी बायोमेडिकल, चौथी बायोकेमिकल। कौन सी होगी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके भाई, हमको तो क्या है, केमिकल रिएक्शंस करवानी है अंदर लिक्विड के अंदर, कि भाई ऑक्सीजन मिल जाए, केमिकल रिएक्शन हो, ऑर्गेनिक मैटर खत्म, और ऑर्गेनिक मैटर खत्म होते ही अपन निकाल लेंगे भाई, वो अपना सीवेज क्या है, अपना ट्रीट हो चुका है। तो अब ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड कराते हैं? तो केमिकल डाल के, तो COD कहलाई। और वही केमिकल रिएक्शन आप कैसे करवा रहे हो? आपने केमिकल नहीं डाला, आप नेचुरल ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा रहे हो उसके अंदर, प्योर। तो वो कौन सी होगी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। अब आप ऑक्सीजन डाल रहे हो, तो क्या वो ऑक्सीजन, मुझे बताइए, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव नहीं कर पाएगी, वो केवल बायोडिग्रेडेबल को ही रिमूव कर पाएगी। तो इसका मतलब इस वाले केस में हमारे पास वही एक
मीटर क्यूब सीवेज था मान लीजिए, उसमें आपने COD डाली तो वो तो भाई उसको भी रिमूव कर रही है, उसको भी करी, तो केमिकल ज़्यादा लग गया तो डिमांड क्या आई, ज़्यादा। आपने केवल ऑक्सीजन दी तो BOD देख रहे हो वो केवल किसको रिमूव कर रही है, ओनली बायोडिग्रेडेबल को। तो कौन सी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा आएगी, COD या BOD? COD विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, मच हायर देन BOD। BOD कम होगी, COD हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, वो सब चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो अब अपन देखते हैं। तो भाई शायद आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है समझने के पर्पज़ से। 2-4 पॉइंट जो हैं फिक्स्ड, वो सबको रटे रटाए रहते हैं। मेन जो इसके पीछे की कहानी क्या है वो ये है। BOD भी अपन पढ़ेंगे फर्दर। तो देखिए भाई ये COD के बारे में क्या लिखा है, सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर उपस्थित होता है जिसे डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए सीवेज में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना। यदि इस ऑक्सीजन को कुछ केमिकल मिलाकर प्रोवाइड किया जाता है तो इसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और केमिकल के रूप में जनरली क्या डालते हैं पर, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का यूज किया जाता है, इसलिए इसे डाइक्रोमेट डिमांड भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं इसको डाइक्रोमेट डिमांड। ये और क्यों डालते हैं अपन ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, मतलब ये तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है, तुरंत खत्म कर देता है, तुरंत डिग्रेड कर देता है, तुरंत डिकम्पोज कर देता है। ठीक है। ये जो होता है ना, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को भी रिमूव कर देता है। मैंने बताया था ना, दोनों को रिमूव कर देगा। इसलिए COD हमेशा BOD से अधिक होती है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है अपनी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से हमेशा अधिक होगी। ये थी हमारी COD के बारे में बातें। BOD के बारे में तो आगे करेंगे डिटेल में, मेन टॉपिक वही रहेगा। नेक्स्ट आता अपना क्या, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, TOD क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना भाई, सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। अब वो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन होगा, उस ऑर्गेनिक मैटर का कुछ ना कुछ तो खुद का फॉर्मूला होगा। तो अपन को अगर ये पता हो ना कि सीवेज के अंदर ये आ रहा है भाई, ये वाला ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर का एक तो मेरे को पता हो कि कौन सा आ रहा है, दूसरा मेरे को उसका केमिकल फॉर्मूला पता है। तो मुझे कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं है लेबोरेटरी में, मैं डायरेक्टली पेन लूंगा, पेपर लूंगा, वो जो ऑर्गेनिक मैटर मुझे पता है ना उसका फॉर्मूला लिखूंगा, केमिकल रिएक्शन करूंगा और मैं डायरेक्टली अपने जो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन डिमांड को निकाल लूंगा तुरंत ही कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए इसको डिकम्पोज करने के लिए। तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ इसको, थियोरेटिकली, पेपर पेन पे। इसलिए अपन क्या कहते हैं इसको, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल बातें। आपको पता है क्या कि भाई जो सीवेज है उसमें कौन सा ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, एक आध दो तो पता होगा, उसमें तो हज़ार लाखों आ रहे हैं। सबको पता करना मुश्किल है, कर तो लेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो ये क्या थियोरेटिकल बातें ही हैं। यदि सीवेज में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर का टाइप व केमिकल फॉर्मूला पता हो तो केमिकल रिएक्शन द्वारा ऑक्सीजन डिमांड को ज्ञात किया जा सकता है। टाइप पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसे थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कोई प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉपी पेन पर निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर सीवेज में ग्लूकोज आ रहा है, ये ग्लूकोज है भाई, क्या है ये, ग्लूकोज C6H12O6। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से डिकम्पोज करने के लिए, तो 6O2 ऑक्सीजन लगी इसको डिकम्पोज करने में, और क्या बन गया देखो रिएक्शन, 6CO2 + 6H2O। 6CO2 ये क्या है, गैस, तो ये तो उड़ गई, बचा क्या, केवल पानी। तो अगर पानी में सीवेज में ग्लूकोज मौजूद था तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको डिकम्पोज करने के लिए, 6O2। ठीक, अब मैंने इसका देखा कितना है एटॉमिक वेट, 180 ग्राम। इसका देखा ऑक्सीजन कितना होता है, 16 दूनी 32, 32 छिके 192 ग्राम। तो मैं ये कह सकता हूँ केमिकली ये रिएक्शन के आधार पे कि 180 ग्राम ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए 192 ग्राम मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो मैंने निकाल लिया ना ये कि इसकी ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, 192 ग्राम। किसके लिए, 180 ग्राम के लिए। तो ये लिखा है यहाँ 180 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए 192 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है इस केस में। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है रिएक्शन। क्या ऐसा होगा कि पानी के साथ क्या आ रहा है, सीवेज में ग्लूकोज आ रहा है, अरे ग्लूकोज आएगा तो हम पियेंगे ना, उसको डिकम्पोज करने की कहाँ जरूरत आ रही है। सीवेज में ग्लूकोज आएगा क्या, प्योर ग्लूकोज आ रहा है, शरबत आ रहा है, नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है ग्लूकोज के साथ में और भी 1000 चीज़ें हो, या 1000 चीज़ों के साथ ग्लूकोज आ रहा हो थोड़ा बहुत, ये अपन मान सकते हैं। तो इस तरह से निकाला जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक होता है TOC, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक, तो ये कार्बन, अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके रूप में, ऑक्सीजन के रूप में।
अब अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन के रूप में डिनोट करूं, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक मैटर तो कार्बन से ही रिलेटेड है सीधा सीधा, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन हो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो भाई अगर जो मेरा ऑर्गेनिक मैटर है उसको मैं कार्बन की टर्म में बता रहा हूं तो उसे अपन को क्या बोलेंगे, TOC, ठीक। तो TOC क्या होता है उसको मैं लिखता हूं, BOD को भी लिखता हूं, फिलहाल आप इसको उतारिए। तो भाई ये जो अपन बात कर रहे थे TOC के बारे में, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में, तो ये क्या है, मैंने आपको बताया था जब अपन ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन के द्वारा रिप्रेजेंट ना करके कार्बन के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो अपन उसको क्या बोलेंगे, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, TOC। यही लिखा है भाई, जब सीवेज में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। जैसे कि वही जो अपना पिछली रिएक्शन थी C6H12O6 प्लस में 6O2, तो यहाँ पर ये क्या है अपना, ये है अपना ग्लूकोज, ठीक। तो अपन क्या, ये टूट चुका है ऐसे, अपन क्या कहेंगे कि इस वाले ग्लूकोज, इसकी टोटल जो क्वांटिटी कितनी है इसकी 180 ग्राम, कितना आएगी 180 ग्राम, और कार्बन कितना है 12 चिक 72। तो अपन 180 ग्राम को किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 72 ग्राम कार्बन के द्वारा। तो 72 ग्राम कार्बन है तो कितना ऑर्गेनिक मैटर है 180 ग्राम, तो 1 ग्राम है कार्बन तो कितना होगा 180/72, इस तरह से अपन निकाल लेंगे। तो अपन ऑर्गेनिक मैटर को किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन के रूप में। तो इसमें 72 ग्राम कार्बन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर को दर्शाता है। क्लियर है क्या नहीं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो क्या आता है अपना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट है BOD। तो ये बायोकेमिकल है, ध्यान रखना। अब क्या होता है अपना जो सीवेज है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल अपन ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कराएंगे, तो जितनी नेचुरल ऑक्सीजन लग रही है उसको खत्म करने के लिए उसे अपन क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये जो BOD होती है अपनी, मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक मैटर अपना 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इन दोनों को जो खत्म कर रहा है, इन दोनों ही मैटर को जो खत्म कर रहा है ना, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, उस डिमांड को तो अपन क्या बोलेंगे, जो दोनों को खत्म कर रहा है उसको बोलेंगे अपन COD। अब जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, उसमें भी कई प्रकार के मैटर मौजूद होते हैं, एक तो होते हैं कार्बोनेशियस और एक नाइट्रोजीनस, ठीक। अब क्या है, जो केवल और केवल किसको रिमूव कर रहा है, बायोडिग्रेडेबल को, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे BOD। ये बात क्लियर है कि नहीं। जो दोनों को रिमूव कर रहा है COD, जो केवल बायोडिग्रेडेबल को रिमूव कर रहा है वो BOD। अब बायोडिग्रेडेबल दो होते हैं, कार्बोनेशियस और नाइट्रोजीनस। तो कार्बोनेशियस मैटर ही ज़्यादा होता है सीवेज के अंदर, और लगभग शुरू से जब आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई है तब से लेकर के लगभग 20 दिन तक कार्बोनेशियस जो मैटर है वही ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। क्लियर है कि नहीं। और 20 दिन तक क्या वो लगभग खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर कौन कंज्यूम करता है ऑक्सीजन को, नाइट्रोजनस मैटर, मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। क्लियर है कि नहीं। तो मैक्सिमम पोर्शन कौन यूज कर रहा है ऑक्सीजन का, कार्बोनेशियस मैटर। तो अपन जो इन दोनों को ही खत्म करने में लग रही है ऑक्सीजन, लेकिन ज्यादा किस में लग रही है, 99% इसमें लग रही है, इसमें केवल 1% मान लीजिए। तो इसकी जो डिमांड है उसी को अपन BOD बोल देते हैं, मतलब कार्बोनेशियस डिमांड को ही अपन क्या कह देते हैं, BOD। अपन इसको काउंट नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। तो BOD की एक कर्व है आपको दिख रही है, O से लेकर के A तक, ये BOD है, ये टाइम है। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, इतनी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है धीरे धीरे। तो भाई टोटल जो 20 दिन तक कौन यूज कर रहा है इसको, 20 दिन तक यूज कर रहा है कार्बोनेशियस मैटर, तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट स्टेज BOD, कार्बोनेशियस डिमांड। उसके बाद कौन यूज करता है नाइट्रोजनस मैटर, तो इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज BOD, नाइट्रोजनस मैटर। 20 दिन के बाद से फिर ये शुरू होगा नाइट्रोजन का खत्म होना। क्लियर है क्या नहीं। तो यही चीजें लिखी हैं, सीवेज में प्रेजेंट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को, इसके नीचे भाई अंडरलाइन कर लेना कौन सा है अपना, बायोडिग्रेडेबल। डिकम्पोज करने के लिए आवश्यक नेचुरल ऑक्सीजन की मात्रा BOD कहलाती है। शुरुआत में लगभग 20 दिन तक इस ऑक्सीजन को केवल कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज करते हैं, और वह 20 दिन के बाद अमोनिया या नाइट्रोजन मैटर यूटिलाइज करता है। इसलिए सेकंड स्टेज डिमांड को नाइट्रोजनस डिमांड या नाइट्रिफिकेशन डिमांड कहते हैं, और फर्स्ट स्टेज को अपन क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। तो BOD बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, केवल और केवल कार्बोनेशियस मैटर को। अब बात आती है कि भैया BOD को कैसे याद करें। अब BOD की वैल्यू बताओ, किसी COD से कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी हमेशा, क्योंकि ये इसमें दोनों को कर रहा है, ये केवल अकेले को।
अब बात आती है कि जो हमारी BOD है उसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक तो थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। उन दोनों को करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप ये उतारो, ठीक। तो भैया आज के लिए ना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन BOD के बारे में फर्दर। थैंक यू सो मच।